हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं वर्णमाला के पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम देखेंगे वर्गीय व्यंजन के बारे में। आपको बताया गया था कि जो 25 वर्ण हैं वर्णमाला के, का से लेके कहाँ तक, माँ तक, इनको वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है। और वर्गीय व्यंजन में एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, तो 5 वर्ण, यानी 25 वर्णों को कहा गया सम्मिलित रूप से वर्गीय व्यंजन। और अगर आप देखें तो पहली लाइन की जो शुरुआत हो रही है का से हो रही है, इसमें 5 वर्ण हैं। दूसरी लाइन में भी 4 से शुरुआत हो रही है, यहाँ तक इसमें भी 5 वर्ण हैं। यानी कि वर्गीय व्यंजन में जो वर्गों की संख्या है वह कितनी है, तो 5 वर्ग है। और कितने वर्ण हैं, तो 25 हैं। इन वर्गीय व्यंजन में वर्गों का जो नाम रखा गया है, प्रथम मतलब लाइन के जो पहला वर्ण है उसी के नाम के आधार पर वर्ग का नाम रखा गया है। तो पहली लाइन का जो यानी पहला जो वर्ग है उसका पहला वर्ण क्या है, का है, इसलिए इस वर्ग का क्या नाम पड़ा, का वर्ग पड़ा। दूसरा जो वर्ग है उसमें पहला वर्ण क्या है, चा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, चा वर्ण पड़ा। और तीसरे वर्ग का पहला वर्ण क्या है, टा है, टा वर्ग। तो कुल मिला जुला के जो वर्गों की संख्या है 5 है। और कौन कौन से वर्ग हैं, तो का, चा, टा, ता, पा, यानी कि वर्गों का पहला वर्ण के नाम पर ही वर्ग का नाम रखा गया है। अब अगर हम बात करें इन 5 वर्गों के बारे में, तो आपको बताया गया था कि हम जो स्वर और व्यंजन पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक, तो ये जो अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग वर्ग हैं, इनका उच्चारण स्थान भी क्या है, अलग अलग है। जैसे अगर हम का वर्ग की बात करें तो का वर्ग का जो उच्चारण स्थान है यह क्या है, तो यह है कंठ। कंठ क्या होती है, ये जो आप देख रहे हैं एरिया जहाँ से आवाज़ निकलती है इसको कहते हैं कंठ। ठीक, तो का वर्ग के जितने वर्ण हैं ये कहाँ से निकलता है, तो का वर्ग के जो वर्ण है इसकी जो आवाज़ आती है वो कहाँ से, तो कंठ से आती है। ठीक, जो चा वर्ग के वर्ण हैं इनकी आवाज़ मैंने यहाँ ये कहाँ से बोले जाते हैं, तो ये बोले जाते हैं तालु से। तालु क्या होता है, तो जीभ का जो निचला हिस्सा होता है या जीभ का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको तालु कहा जाता है। ठीक, यहाँ पर जो चा वर्ग के वर्ण है यानी चा, छा, जा, जा, इया, इन सभी वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वह क्या है, तो वह तालु है। और टा वर्ग के जितने वर्ण हैं, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, इनका जो उच्चारण स्थान है यह क्या है, तो यह है मूर्धा। मूर्धा को ही मूर्धन्य कहा जाता है और मूर्धा का मतलब होता है जीभ। ठीक, ता, था, दा, धा, ना, इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान है यानी कि ता वर्ग का जो उच्चारण स्थान है यह क्या है, तो दंत है। दंत, दंत का मतलब क्या होता है, दांत होता है। जैसे अगर इन वर्णों की हम बात करें ता की, था की, दा की, धा की, ना की, तो इसका डिफिनेशन क्या है, दंत वर्ण का ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में जीभ को दांतों से स्पर्श करना पड़े वही व्यंजन वर्ण आते हैं दंत के अंतर्गत। और कौन से, तो ता वर्ग के सभी वर्ण आते हैं। ठीक, अगर आप कोशिश करें कि बिना जीभ को दांत से सटाए आप ताक बोल लें, था बोल लें, दा, धा, ना में से कोई बोल लें तो यह संभव नहीं होगा, ट्राई कर सकते हैं। ठीक, अगला जो वर्ग है यह कौन सा, पा वर्ग है। इसके अंतर्गत पा, फा, बा, भा, मा आता है। और इसका जो उच्चारण स्थान है यह क्या है, तो उसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब क्या होता है, होठ। ठीक, यानी कि ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में दोनों होठों को स्पर्श करना पड़े यानी छूना पड़े उसको क्या कहा गया, तो ओष्ठ कहा गया। यानी पा वर्ग के जितने वर्ण हैं पा, फा, बा, भा, मा, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है, तो ओष्ठ है। कोशिश कीजिए कि बिना दोनों होठ को छुआए आप पा बोल लीजिए, फा या बा, भा में से कोई बोल सकते हैं, नहीं बोल पाएंगे ट्राई मार सकते हैं। ठीक, तो जो ओष्ठ वर्ग है ये कौन सा, पा वर्ग है। अगर हम बात करें इस 5 वर्णों का यानी कि वर्गीय व्यंजन के जो लास्ट वाले 5 वर्ण हैं इनका जो उच्चारण स्थान है इसको कहा जा रहा है नासिक के व्यंजन। इसको क्या कहा गया, नासिक के
व्यंजन, यानी कि वर्गीय व्यंजन के प्रत्येक व्यंजन के जो पांचवें वर्ण हैं, कह सकते हैं वर्गीय व्यंजन में वर्गों के जो पांचवें वर्ण हैं, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है? नाक है। इसलिए इन सभी वर्णों को कहा गया नासिक वर्ण। किसको कहा गया? तो वर्गीय व्यंजन के लास्ट वाले जो पांचवें वर्ण हैं, इनको कहा गया नासिक के व्यंजन। आइए हम लोग अगला पार्ट देखते हैं, जो आपको बताया गया था वायु संवेग के आधार पर वर्णमाला। चूंकि हमने क्या किया, हमने उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णमाला को, स्वर और व्यंजन को देखा। अब हम किस आधार पर देखेंगे? वायु संवेग के आधार पर वर्णमाला। अगला को जो प्रकार है वर्णमाला को पढ़ने का, वह कौन सा है? दूसरा प्रकार वायु संवेग। वायु संवेग के आधार पर वर्णमाला। वायु संवेग के आधार पर वर्णमाला में हम किसको पढ़ेंगे? हम पढ़ते हैं अल्प प्राण एवं किसको? महाप्राण को। किसको किसको? तो अल्प प्राण है और कौन सा? महाप्राण है। अल्प प्राण और कौन सा? तो वह है महाप्राण। क्या होते हैं अल्प प्राण और महाप्राण? इसको पहले डिफिनेशन को सुन लीजिए। अल्प का मतलब होता है थोड़ा या थोड़ी। कहने का मतलब ये है, अल्प मतलब क्या होता है? थोड़ा होता है। और महा मतलब क्या होता है? ज़्यादा होता है। और हम किस आधार पर पढ़ रहे हैं? वायु संवेग के आधार पर पढ़ रहे हैं। ठीक। अल्प प्राण किसको कहेंगे? ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में या तो थोड़ी हवा मुख के अंदर ली जाए या तो थोड़ी हवा मुख से बाहर की जाए, तो ऐसे व्यंजन वर्णों को ही कहा गया अल्प प्राण। ऐसे व्यंजन वर्णों को क्या कहा गया? अल्प प्राण कहा गया। अल्प प्राण हैं कौन कौन से? देखिएगा इसमें अल्प प्राण कौन कौन से वर्ण हैं। तो अल्प प्राण के अंतर्गत आता है प्रत्येक वर्ग का। कौन कौन सा? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवां वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवां वर्ण तथा प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन। प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या क्या बताया गया था आपको? या था, रा था, ला और क्या? वा। यही कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। यानी कि जो आपको क्या बताया गया? अल्प प्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। जैसे अगर हम देखें तो प्रत्येक वर्ग का, यानी का वर्ग का पहला वर्ण क्या? का ही है। चा वर्ग का चा है। ता वर्ग का टा है। ता वर्ग का ता है। पा वर्ग का पा है। यानी कि ये पहला वर्ण सब का सब क्या हो जाएगा? तो अल्प प्राण। तीसरा वर्ग कौन सा है? ये क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। और ये जो पांचवा है क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। यानी कि ये जो आपको पांचों दिख रहे हैं कौन कौन से? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ये क्या है? तो ये सब के सब अल्प प्राण हैं। ये क्या हैं? तो ये हैं अल्प प्राण। ये अल्प प्राण कहलाते हैं। अगला क्या है? अगला है महाप्राण। आइए देखते हैं महाप्राण किसे कहेंगे, क्या चीज है? तो दूसरा है महाप्राण। महाप्राण किसे कहेंगे? महा मतलब होता है ज्यादा। महा मतलब होता है ज्यादा। और महाप्राण का डेफिनेशन क्या होता है? ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक मात्रा में या तो वायु बाहर निकले या तो अधिक मात्रा मुख से अंदर ली जाए, ऐसे व्यंजन वर्णों को ही कहा जाता है महाप्राण वर्ण। अब इसमें देखिए कौन कौन सा वर्ण है। तो जो प्रत्येक वर्ग हैं, अगर इनमें से पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण हो गया, तो बचा कौन है? दूसरा वर्ण बचा हुआ है। और कौन बचा हुआ है? तो तीसरा वर्ण बचा हुआ है। यानी कि प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक वर्ग का दूसरा और कौन सा? चौथा वर्ण। ठीक। इसमें देखिएगा महाप्राण क्या है? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा वर्ण प्लस प्रत्येक ऊष्म व्यंजन। प्रत्येक ऊष्म व्यंजन। प्रत्येक
ऊष्म व्यंजन। कौन कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो बड़ा सा है, छोटा सा है, मूर्धन्य सा है और कौन सा है? हाँ, ये सभी के सभी चारों वर्ण क्या हैं? तो ऊष्म व्यंजन है। ठीक, तो महाप्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा वर्ण तथा प्रत्येक ऊष्म व्यंजन यानी सा हा, ये सब क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं महाप्राण। ठीक, आइए देखते हैं अगला वर्णमाला को हम देखते हैं तारत्व के आधार पर। तारत्व किस आधार पर? तो तारत्व के आधार पर वर्णमाला, तारत्व के आधार पर। तारत्व के आधार पर वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आघोष, पहला क्या है? आघोष है, आघोष, और दूसरा है घोष या इसी को कहा जाता है संघोष। घोष को ही कहा जाता है संघोष। आइए देखते हैं क्या होता है आघोष और क्या होता है घोष या संघोष। ठीक, तो ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में तारत्व या प्रकंपन ना पैदा हो, ऐसे व्यंजन वर्णों को कहा जाता है आघोष वर्ण। कौन कौन से हैं? तो प्रत्येक वर्ग का क्या बताया गया? प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा वर्ण क्या है? अघोष है, प्लस हा को छोड़कर, हा को छोड़कर प्रत्येक ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन हा को छोड़कर कौन कौन से हैं? तो जैसे आपके सा प्रजाति वाले सबके सब हैं, बड़ा सा, मूर्धन्य सा और कौन सा? छोटा सा। ये सब के सब क्या हैं? तो ये सब के सब आघोष वर्ण हैं। क्या बताया गया? प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा वर्ण तथा हा को छोड़कर प्रत्येक ऊष्म व्यंजन यानी सा, मूर्धन्य सा, छोटा सा, ये सब के सब क्या हैं? आघोष है। तो प्रत्येक वर्ग का क्या बताया गया? पहला एवं कौन सा? दूसरा वर्ण। पहला वर्ण दूसरा वर्ण ये हैं, ये दोनों दोनों क्या हैं? ये हैं आघोष। ये कहेंगे, कहलाएंगे आघोष वर्ण। ठीक, घोष वर्ण किसे कहेंगे? तो ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में तारत्व या प्रकंपन पैदा हो, ऐसे व्यंजन वर्णों को घोष या संघोष वर्ण कहा गया। ये कौन से हैं? तो आपको क्या बताया गया कि अगर वर्गीय व्यंजन के पहले एवं दूसरे वर्ण सभी के सभी अघोष हैं तो बचा कौन है? बचे हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा और कौन सा? चौथा और कौन सा? पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, कौन कौन सा? तीसरा, चौथा एवं पांचवा वर्ण क्या है? तो ये सब के सब क्या हैं? घोष हैं। ठीक, क्या लिखेंगे हम? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या है? तो ये घोष है, प्लस हा। क्यों? चूंकि हा को यहाँ छोड़ दिया है, जितने ऊष्म व्यंजन है सा, ये सब के सब क्या है? तो ये सब के सब अघोष है, लेकिन हा को छोड़कर, तो हा छोड़ दिया गया वहाँ पर, तो हा क्या है? यह घोष है, प्लस प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन, प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से हैं? तो या हो गया, रा हो गया, ला हो गया और कौन सा? वा। ठीक, प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन क्या है? घोष है, प्लस प्रत्येक स्वर, प्रत्येक स्वर, प्रत्येक 11 स्वर। चूंकि आपको बताया गया था कितने स्वर हैं? तो 11, और जितने भी 11 स्वर हैं सब के सब क्या हैं? घोष हैं। अभी तक स्वरों की चर्चा किसी में नहीं हुई थी, यानी कि ना तो कोई स्वर अघोष है, ना तो कोई स्वर अल्पप्राण है और ना तो कोई स्वर क्या है? महाप्राण है। जितने भी स्वर हैं 11 है, ये सब के सब क्या हैं? घोष हैं। ठीक,
तो आपको क्या बताया गया, अघोष क्या है, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण तथा हा को छोड़कर प्रत्येक उष्म व्यंजन क्या है, अघोष है। और घोष कौन से हैं, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण तथा हा, और प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन क्या है, घोष है। और प्रत्येक स्वर भी क्या है, घोष है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।